नमस्कार दोस्तों, मेरे लीगल चैनल कायदे भान पर आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो का विषय है 7/12 क्या है और ये जो डॉक्यूमेंट है 7/12 ये ओनरशिप का डॉक्यूमेंट है या नहीं, या आज की वीडियो में देखते हैं। तो दोस्तों, आप अगर महाराष्ट्र में ज़मीन खरीदने जा रहे हो तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट चेक किया जाता है, देखा जाता है, उस डॉक्यूमेंट का नाम है 7/12। ये 7/12 किसका डॉक्यूमेंट है? ओनरशिप का डॉक्यूमेंट है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर 7/12 है क्या? 7/12 रेवेन्यू डिपार्टमेंट का वो डॉक्यूमेंट है जिसपे किसान की वो जानकारी लिखी होती है कि फला फला जमीन किस किसान के पास है, जमीन का प्रकार क्या है, जमीन का क्षेत्र कितना है, जमीन पे किसी बैंक से लिया हुआ लोन जो है उसका कुछ लोडिंग है क्या, जिसको मराठी में बोझा बोलते हैं। ये कहाँ देखते हो? इतर अधिकार नाम का एक कॉलम होता है 7/12 में, आपको ये दिखेगा। उसके अलावा इस जमीन में जो कूड़ कायदा के हिसाब से किसी का राइट डेवलप हुआ है क्या, ये भी 7/12 में देखा जा सकता है। और 7/12 का जो दूसरा पोर्शन होता है, सेकंड पोर्शन, जिसको हम 12चा उतारा बोलते हैं, उसमें उस संबंधित जमीन पर किस तरह का फसल लिया जाता है, कितना लिया जाता है, हर साल क्या क्या लिया गया, इसकी पूरी जानकारी होती है। मतलब क्या है, जो मैंने सारी चीज़ें बताई वो चीज़ें यही दर्शाती है कि 7/12 पर जो भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है या जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है वो उस जमीन का जो भी होल्डिंग रखता है उस बंदे का नाम, उस जमीन पर कुछ लोडिंग है तो उसकी जानकारी, उस जमीन का क्षेत्र और जमीन में किस तरह की फसल निकलती है इसके बारे में जानकारी होती है। मतलब 7/12 में जो भी जानकारी है उस जानकारी में एक भी चीज ऐसी नहीं है जो ओनरशिप डिफाइन करती है, या लेकिन हम लोग एग्जैक्टली उल्टा करते हैं। जब भी आपको जमीन खरीदनी होती है तो हम 7/12 को इस तरह से महत्व देते हैं मानो कि 7/12 ओनरशिप का डॉक्यूमेंट हो। सामान्य इंसान को यही लगता है कि 7/12 पे नाम अगर किसी बंदे का नहीं है मतलब वो इस जमीन में ओनर नहीं है, ऐसा लगता है। लेकिन आपको जो मैंने बताया कि 7/12 अगर ओनरशिप का डॉक्यूमेंट नहीं है तो किसी बंदे का 7/12 पे नाम हो या ना हो, उसकी मालकाना जो हक है, उसका जो ओनरशिप राइट है, वो अनबिटन रहता है, अबाधित रहता है। ये क्या चक्कर है आपको समझ में नहीं आया होगा। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ कि एक जनरेशन 2 जनरेशन पीछे जाकर अगर देखोगे तो क्या होता था, किसान को अगर 4 लड़के हैं 4 लड़कियां हैं तो लड़कियों की जिम्मेदारी एक बार शादी करके अगर उनको ससुराल भेज दिया तो खत्म हो गई, ऐसा माना जाता था। इसलिए वो जो खेती की जमीन होती थी उस पर सिर्फ लड़कों के नाम आते थे, लड़कियों के नहीं आते थे। तो फिर आज की डेट में अगर आप 7/12 निकाल के देखोगे तो 7/12 में उस फैमिली के जो मेल मेंबर है उनके नाम दिखते हैं, लेकिन उसी फैमिली के जो फीमेल मेंबर है उनके नाम नहीं दिखेंगे। तो हम लोग जमीन खरीदी करते समय यही गलती कर देते हैं कि मेल मेंबर है उनके नाम दिख रहे हैं 7/12 में, उनको हम ओनर समझते हैं, उनके साथ हम अग्रीमेंट कर लेते हैं, खेत जमीन खरीद लेते हैं। उसके बाद फीमेल मेंबर के लोग जो है, रिलेटिव है या उनके जो भी लीगल हेयर्स है, वो आते हैं कि हमारा नाम 7/12 में भले ही ना था लेकिन हम इस फैमिली के मेंबर है तो लीगली हमारा भी ओनरशिप बनता है। और तब जाके केस होती है और जो फीमेल मेंबर है ओनरशिप के लिए क्लेम डालती है। और ऐसे केस में जिस बंदे ने जमीन खरीदी वो केस हारता है, और जिनके नाम 7/12 पे नहीं थे ऐसे फीमेल मेंबर उस फैमिली के केस डालकर केस जीतते हैं और उस जमीन पर मालिकाना हक लेकर बैठते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप खेत जमीन खरीद रहे हो तो उसमें 7/12 पे नाम देखकर कभी भी ये तय मत करें कि जितने नाम 7/12 पे है उतने ही ओनर है और जिनके नाम 7/12 पे नहीं है वो ओनर नहीं है, ऐसा कभी भी मत समझिए। जिनके नाम 7/12 पे नहीं है लेकिन वो लोग उस फैमिली में अगर पैदा हुए हैं तो लीगली उनका ओनरशिप बनता है। वो जब चाहे तब आकर पिटिशन दाखिल कर 7/12 पर नाम ना होने के बावजूद अपनी ओनरशिप एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसलिए कभी भी अगर आप खेती की जमीन ले रहे हो
तो 7/12 पे डिपेंड ना रहे, बल्कि उस फैमिली का फैमिली ट्री, जिसको मराठी में वंशावळ बोलते हैं, वो वंशावळ लाके देखिए कि फीमेल मेंबर की फैमिली ट्री कहीं छूट तो नहीं गई ना। अगर ऐसे लोग छूट गए हैं तो उनका भी कंसेंट लीजिए, उसके बाद ही आप ज़मीन का व्यवहार पूर्ण कीजिए, सेल डीड बना लीजिए। तो दोस्तों ये जानकारी थी, क्या 7/12 ये जो कागज़ है ओनरशिप का कागज़ है या इसके बारे में जो अलग अलग कन्फ्यूजन है उसको क्लियर करने के लिए ये वीडियो था। आपके लिए दोस्तों, आपके लिए ऐसे ही कानून से संबंधित अलग अलग जानकारियाँ मैं लाता रहूँगा। मेरा लीगल चैनल कायदेबान देखते रहिए। और हाँ, जिन्हें मुझे संपर्क करना है वो कर सकते हैं, लेकिन याद रहे फ़ोन ना करें। फ़ोन करोगे तो डांट पड़ेगी। आप व्हाट्सएप पर मैसेज भेजिए और अपॉइंटमेंट लेकर जो भी लीगल सलाह चाहिए वो ले लीजिए। बाय।